हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम गैसों के परिवहन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। CO2 रक्त में अधिक घुलनशील होता है और CO2 की रक्त में अधिक घुलनशीलता के कारण रक्त CO2 का परिवहन सरलतापूर्वक करता है। CO2 का परिवहन 3 रूपों में होता है। 3 तरह से CO2 ट्रांसपोर्ट होती है और इन तीनों मेथड से, इन तीनों रूपों से 100 ml CO2 लगभग 4 से 4.2 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है। पहला जो रूप है, जिस रूप में वो इसको ट्रांसपोर्ट करती है, वो घुलित अवस्था में करती है और लगभग 7 से 8% जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट घुलित अवस्था में किया जाता है। और दूसरा होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन, और ये लगभग 23% होता है और लगभग 70% तीसरी फॉर्म में, जिसे हम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन कहते हैं। तो तीन रूपों में CO2 का परिवहन होता है। पहला, घुलित अवस्था में CO2 का परिवहन। तो 7 से 8% CO2 जो प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहित होती है, तो इसीलिए 100 ml में 0.3 ml CO2 ट्रांसफर होती है घुलित अवस्था में। दूसरा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 की लगभग 23% जो मात्रा होती है वो RBC में प्रवेश कर जाती है, लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन भाग के अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वो NHCOOS बनाती है। और जो ये अमीनो ग्रुप से क्रिया करती है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाती है, और जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों में लाया जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये प्लाज्मा में उपस्थित अन्य प्रोटीनों के साथ भी होता है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 के साथ मिलकर HbCO2 बनाता है। और बाइकार्बोनेट के रूप में जो CO2 का परिवहन होता है वो लगभग 70% CO2 जो होती है वो निष्क्रिय रूप से, यानी कि पैसिवली रुधिर में विसरित हो जाती है। यह CO2 जो होती है अब यहाँ पर RBC के कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर ये एक एंजाइम उपस्थित होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये फास्टेस्ट एंजाइम है, सबसे तेज एंजाइम होता है, और ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम एक रिएक्शन जिसमें जल CO2 से रिएक्ट कर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बनाता है उसको कैटालाइज करता है, उसको उत्प्रेरित करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की थोड़ी सी मात्रा प्लाज्मा में भी उपस्थित होती है। तो सबसे पहले H2O और CO2 यानी कि जल और CO2 कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा। यह कार्बोनिक अम्ल अब टूट जाता है H+ आयन में और HCO3- आयन में। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, HbO2 जो होता है वो कार्बोनिक अम्ल के जो H आयन बने हैं अब वो यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। तो जो कार्बोनिक अम्ल के टूटने से H+ आयन बनते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो पोटेशियम आयन है, K आयन है, उनको प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है अम्ल, उसका निर्माण होता है। तो जो KHbO2 है ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करा हुआ है, ये पहले टूटता है KHb में और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। KHb जो H आयन मुक्त हुए थे यहाँ पर उनसे रिएक्ट करता है, ये HB और पोटेशियम आयन को अलग करता है, इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं।
अब आरबीसी में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो निकल कर प्लाज्मा में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आरबीसी से जो ये H आयन है, अब ये जो अगर आरबीसी है तो इस आरबीसी से जो आयन होते हैं बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 आयन जो होते हैं वो निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन निकलकर अब प्लाज्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्लाज्मा है, लिक्विड मीडियम जो बाहर है। और जो बाइकार्बोनेट आयन जब निकलकर प्रवेश करते हैं प्लाज्मा में, यहाँ जाते हैं, और इससे क्या होगा कि बाहर की तरफ माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इससे आयनिक संतुलन, आयनिक जो इक्विलिब्रियम है वो अपसेट हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। इस आयनिक संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए समान संख्या में, जितने संख्या में HCO3 आयन बाहर आए हैं, प्लाज्मा में आए हैं, उतनी ही संख्या में Cl- आयन जो थे प्लाज्मा से निकलकर आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर Cl- आरबीसी के अंदर पहुँच जाते हैं। अब जो आरबीसी के अंदर HCO3- की जगह Cl- क्लोराइड आयन अंदर पहुंचे हैं, तो इस घटना को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्लोराइड का शिफ्ट होना, या हैमबर्गर परिघटना या हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं इसको। आरबीसी में जो Cl- आयन अंदर पहुंचे हैं वो K+ आयन से संयुक्त होकर अब KCl बनाएंगे। तो K+ अंदर जाकर क्या बनाएगा, K+ और Cl- मिलकर KCl बनाते हैं आरबीसी में। और प्लाज्मा में जो HCO3- आयन आए हैं वो Na से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaHCO3। तो प्लाज्मा में NaHCO3 बन जाता है Na + HCO3 से, और आरबीसी में K + Cl मिलकर बनाते हैं KCl। अब इस प्रकार से CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन अब जो कूपिका है यानी कि एल्वेलाई है, वहां पर जो CO2 पहुंची है इन तीनों फॉर्म्स में वो मुक्त होती है। तो अब हम यहां पढ़ेंगे कोपिकाओं में CO2 का मुक्त होना, कि किस प्रकार से यहां पर CO2 मुक्त होती है। अशुद्ध रक्त से CO2 यहां पर 3 रूपों में आती है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, दूसरे कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। तो जो घुलित अवस्था में CO2 आती है वो सीधे ही घुलनशील CO2 जो होती है वो सीधे ही कोपिकाओं में विस्तृत हो जाती है डायरेक्ट। दूसरा जो कार्बो हीमोग्लोबिन के रूप में आती है, हीमोग्लोबिन तथा CO2 अब टूट जाता है और CO2 जो होती है आरबीसी से निकलकर बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद वो सीधी ही कोपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तीसरा, अब जब बाइकार्बोनेट के रूप में जो CO2 आई है, तो अब जो उसका जो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 टूटने के बाद CO2 आरबीसी से बाहर आती है और वो कोपिकाओं में पहुंचकर ट्रांसफर हो जाती है। उसी समय हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ जाता है और वो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो होता है उससे हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। तो सबसे पहले HHB जो होता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, इससे H आयन मुक्त होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 बनाती है। आरबीसी में KCl तथा प्लाज्मा में NaCH CO3 का वियोजन हो जाता है। तो अब यहां पर KCl वापस K+ आयन में Cl- में टूट जाता है आरबीसी के अंदर, और प्लाज्मा में NaCO3 जो बना था यहां पर वो अब Na+ और HCO3- में टूट जाते हैं। अब जो क्लोराइड आयन है का बाइकार्बोनेट आयन से विनिमय होता है। तो क्लोराइड आयन अब रिवर्स होंगे कि पहले जो HCO3 आयन बाहर जा रहे थे अब वो उल्टा होकर रिवर्स आएंगे, और जो Cl अंदर आ रहे थे वो बाहर जाएंगे। तो अब यहां पर क्या होगा कि HCO3 और Cl- के बीच में विनिमय होगा, अर्थात अब उल्टा होगा, HCO3 आयन अंदर आ जाएंगे और क्लोराइड आयन बाहर चले जाएंगे। और जब ये क्लोराइड आयन जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में पहुंचेंगे, प्लाज्मा से आते हैं, और Cl- आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है। तो अब HCO3 और Cl आयन रिप्लेस हो जाते हैं और HCO3 आयन और H आयन से मिलकर H2CO3 बनते हैं, और रुधिर से मुक्त हुई CO2 वातावरण में मुक्त हो जाती है और फेफड़ों में ऑक्सीजनीकरण के द्वारा Hb और O2 का जुड़ना हो जाता है। Hb से CO2 विस्थापित करता है और जिसके कारण CO2 का रिमूवल बढ़ जाता है। इसे हेल्डेन प्रभाव कहते हैं, अर्थात Hb का O2 से जो जुड़ना होता है Hb से CO2 को विस्थापित करता है, जिससे CO2 का रिमूवल आसान हो जाता है। इस प्रभाव को हम
हेल्डेन प्रभाव बोलते हैं। तो जो फेफड़ों में ऑक्सीजनीकरण यानी कि ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जब जुड़ना होता है, इससे Hb से CO2 विस्थापित होता है। Hb से यानी कि हीमोग्लोबिन से CO2 मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, जिससे CO2 का रिमूवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इसे हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।